अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि इक्वालिटी से मुराद क्या है। बराबरी तो जो है उर्दू में से कहते हैं, इससे मतलब क्या है? इन इट्स प्रेजेंट कॉनोटेशन, concept of liberty got developed parallel to the emergence of constitutional government in Europe. The Declaration of Human Rights in 1789 and the Manifesto of American Independence of 1776 paved the way for the spread of liberal ideas। ठीक है जी। तो लिबर्टी की इब्तदा है जनाबे वाला मोहतरम, वो जो है ये 17 ह्यूमन राइट्स की जो बात करते हैं, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। 1776 का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, थॉमस जेफरसन का लिखा हुआ अमेरिकन जो है, वो इब्तदा है। जिस तरह हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिस तरह डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो एक तरह का बेसिक डॉक्यूमेंट है, कॉर्नर स्टोन है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है उसका। ठीक है, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसके अंदर सेट कर दिया गया। तो ये बात भी मद्देनजर है, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका जो बुनियादी स्लोगन जो थे वो तीन थे: इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम। ठीक है जी। तो इस सॉरी फर्टर्निटी, सॉरी। तो इक्वालिटी जो है और लिबर्टी जो है वो उस टाइम से ये कॉन्सेप्ट जो लिबरल कॉन्सेप्ट्स हैं ये आ गए थे। ठीक है, उससे पहले जो थी आपको पता है एब्सोल्यूट मोनार्की का ज़माना था, इस तरह के जो कह लीजिए प्रिंसिपल्स थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाई। और ये दो बड़े इवेंट्स जो हैं, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जिसको अमेरिकन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इन दो हिस्टोरिकल इवेंट्स ने बहुत ही बुनियादी किरदार अदा किया डिसेमिनेट करने में इन आइडियल्स को। अच्छा जी। मैन डिफर इन देयर फिजिक, मेंटल कैपेबिलिटीज, हैबिट्स एंड एप्टीट्यूड। ये तो आपको सबको जानते हैं कि हर बंदा जो है फिजिकली अपनी जहनी इस्तेदाद की बुनियाद पर सब लोग डिफर करते हैं एक दूसरे से। टू क्रिएट रिजिडली आर्टिफिशियल इक्वालिटी इन मैन हु डिफर अदरवाइज इन ऑल एस्पेक्ट्स विल बी अनरियलिस्टिक। आप उनके दरमियान बराबरी जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि अनरियलिस्टिक है, क्योंकि वो नेचुरली नेचर ने उनको इक्वल जो है या पैदा नहीं किया। To create rigid realistic, but in certain aspects men are equal and share common features that discriminate them from other creatures. Equality is also a relative term। ठीक है जी। लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ों में इंसान जो है, मर्द और औरत, सॉरी मर्द और औरत इंसान ही है, मतलब इंसान जो है वो इक्वल है। सब सब मर्द और औरत जो है, बनी नो इंसान जो है वो इक्वल है। और अगेन जो अंडरस्टैंडिंग है इक्वालिटी की वो एक रिलेटिव टर्म है, मतलब वो कुछ उसके कॉनोटेशंस हैं जो चेंज होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, यर्निंग फॉर इक्वालिटी अमंग अ पीपल पेव्स द वे फॉर रेवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर अरिस्टोटल ये बात जब करता है तो इसकी बात समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसकी बड़ी ही एक अंडरस्टैंडिंग है स्लेवरी से मुतालिक, और वो स्लेवरी को जस्टिफाई करता है अरिस्टोटल। और वो ये कहते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो अपने आप को रेगुलेट कर सकें, और वो जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको मास्टर्स दिए जाएं। और मास्टर्स जो हैं, क्योंकि उनके पास फिजिकल पावर तो होती है लेकिन उनके पास मेंटल पावर नहीं होती, और जो मालिक होता है उसके पास मेंटल पावर होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लोगों को गाइड कर सकता है और वो उनको रेगुलेट करता है। तो इसलिए स्लेव जो है वो कह लीजिए सोशली इकोनॉमिकली नहीं बल्कि बायोलॉजिकली भी डिपेंडेंट होता है ऑन द मास्टर, बिकॉज ही हैज़ द मसल बट नॉट द ब्रेन। ठीक है जी। तो इस वजह से अरिस्टोटल ये कहता है कि अगर लोग बराबरी की कोशिश करेंगे भी तो फिर वो रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि नेचुरली जब नेचर ही ने लोगों को इक्वल पैदा नहीं किया तो जो नेचुरल बैलेंस को आप इम्बैलेंस करने की कोशिश करेंगे या उल्टा करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली इंकलाब होगा। लेकिन ये हमेशा से इब्तदा जो रीजंस ऑफ रेवोल्यूशन है उसके अंदर एक बुनियादी वजह यही रहती है कि लोग इक्वालिटी की डिमांड करते हैं। In political discussions, following kinds of equality are considered important. Civil equality, ठीक है, ये अब आप वो जो equality exist करती है, civil equality means equality of all citizens in the eyes of the law. It implies that laws of the state provide equal opportunities all alike without any discrimination on the basis of sex, जिन्स की बुनियाद पे, क्लास जिस सोशल तबके से आपका ताल्लुक है, क्रीड आपका ईमान जो है, रिलीजन, ठीक है जी, मजहब, and afford them full protection against the undue interference in the enjoyment of their rights। ठीक है जी। No one is above each other, all are equal in the eyes of the law। ठीक है जी। रूल ऑफ लॉ यही है ना जी, सब इक्वल हों। तो सिविल इक्वालिटी ये है कि जो भी सिटीजन ऑफ द स्टेट है, स्टेट जो है वो उनमें डिफरेंस नहीं करती। अगर वो उनमें डिफरेंस करेगी तो फिर वो जो है उसकी नेचुरली वो एक
एक्सप्लॉइट करेगी अपने उन लोगों को, जीनोसाइड और पोग्रोन जो एक टर्म्स आप मोर रिसेंटली आपने इंडियन मुस्लिम्स के लिए सुन रखी हैं। तो लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बाइफरकेट या डिफरेंशिएट नहीं करता बिटवीन इट्स पीपल, और वो सबको इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट मानता है। फिर आगे जी पॉलिटिकल इक्वालिटी, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स रिकॉग्नाइज इक्वल राइट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वेयर एज इन ग्रीक सिटी स्टेट्स ओनली अ लिमिटेड पॉपुलेशन वाज गिवन दिस राइट। नेचुरली मैं आपसे अर्ज किया था कि वहाँ पे मर्द जो थे और वो भी फ्री मैन जो थे वो अलाउड थे वोट करने के लिए, वुमेन, चिल्ड्रन एंड स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। लेकिन अब मॉडर्न स्टेट जो होती है वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी है। एवरी अडल्ट फ्रेंचाइज पाकिस्तान में एवरीवन, एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 18, वेदर ही इज अ क्रिश्चियन, मुस्लिम, पठान और सिंधी, पंजाबी, मतलब जो भी उसकी एथनिक, कल्चरल, सोशल, जो भी उसकी आइडेंटिटी है, इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, उससे बड़ा बाला होके उसके पास पॉलिटिकल इक्वालिटी हासिल है। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी हैज बीन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन इन द रिसेंट पास्ट. Marxism believed in rigid type of equality and aimed at the collective ownership of all means of production. Marxists regarded private property as the source of all the evils in a society. Naturally, क्योंकि जो असल मसला है बेटा वो ये है कि स्टार्ट से ही कि जो हमारी जो नीड्स हैं या हमारी वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो हमारी क्या नाम है रिसोर्सेज जो हमारी डिस्पोजल पे हैं वो फिनिट है, इन्फिनिट नहीं है। तो उन रिसोर्सेज के ऊपर लड़ाई होती रहती है। तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो नेचुरली वो रिसोर्स के ऊपर, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसके पास कम रिसोर्स होगा या नहीं रिसोर्स होगा वो वीक होगा। तो इस वजह से मार्क्सिज्म जो है वो डिमांड करता है, या मार्क्स ही डिमांड करता है कि भाई किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होल्ड ना करे और स्टेट ऑन करे, और एवरीवन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड एवरीवन अकॉर्डिंग टू द नीड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये इस वजह से। From moderate point of view, economic equality has been regarded synonymous with economic justice and fair play. ये इससे मुराद ये है कि ठीक है आप प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ रखें, लेकिन फ्रीडम टू इंटर द मार्केट एंड डू बिजनेस, मतलब होता है ना बात, जब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, जो पहले से बिजनेस में आ चुके हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका कंपटीशन ना बढ़े, और मार्केट के अंदर क्योंकि नेचुरली अगर एक बंदे को अवेलेबल है दो चीज़, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप सबके सामने है कि वहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 होंडा, टोयोटा और सुजुकी की चॉइस मौजूद है। तो इस वजह से आपको अगर आपने खरीदनी भी है तो नेचुरली आपको इन 3 गाड़ियों में से डिसाइड करना है। फिर इवेंचुअली क्या किया, उनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी गाड़ियाँ, ठीक है। अब उन्होंने क्या है कि नए प्लेयर्स जो हैं उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जरिए नए जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह आपके सामने किया की भी आ रही है, होंडाई की भी आ रही है, तो और वॉक्सवैगन भी आ रही है, तो जो नए प्लेयर्स हैं उनको इंकरेज किया कि वो आए ताकि मार्केट में ये मोनोपोली टूटे और एक फ्रीडम हो, ताकि कंपटीशन भी क्रिएट हो मार्केट के अंदर। और जब कंपटीशन क्रिएट होगा तो लोग अपनी बेहतरीन चीज़ें पुट करेंगे, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन होंगी तो उनमें से चूज़ करेंगे। तो इससे जो है क्या नाम है एंड जो कस्टमर है वो बेनिफिट होगा इस कंपटीशन से नेचुरली, क्योंकि लोग प्राइसेस पे कम्पीट करेंगे, लोग क्वालिटी के ऊपर कम्पीट करेंगे, तो नेचुरली इवेंचुअली उसका बेनिफिट है वो आम आदमी को ही होगा। फिर so as to ensure fair distribution of wealth in all classes, naturally वो के augment जो concentration of wealth है वो ना हो, लोगों को उनको पैसे मिलते रहें और कहीं पे भी जो concentration of wealth है वो ना हो, ठीक है जी। मोनोपोली क्रिएट ना हो, लोगों के लिए पॉसिबल हो कि वो भी बिजनेस में आए, जो बड़ी मछलियाँ हैं वो छोटी मछलियों को ना खाएं बल्कि वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करना सीखें, इस तरह की चीज़ें, ये काम हुकूमत का होता है, ठीक है जी। ये जो कार्टेल्स और माफियाज हैं इनको ना बनने दें, इस तरह की चीज़ें। डिस्करेज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। फिर उसके बाद ये है कि द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ टू ऑल इट्स सिटीजंस इज रिगार्डेड एज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट। प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट इज टैक्स। नेचुरली जो है स्टेट के जो बुनियादी सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्स है, तो टैक्स के जो आवाम उसको टैक्स देती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, उसकी बुनियाद पर वो अपने पैसे कमाती है। तो नेचुरली स्टेट भी चाहेगी कि बिजनेस जो है वो जितना ज़्यादा एक्सपैंड होगा स्टेट भी उससे बेनिफिट होगी, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी उससे, ठीक है जी। अब आ गया रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। टू सेम बोथ आर कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर। No doubt relation of liberty with equality becomes imbalanced if the former is interpreted in its absolute sense with as uncontrolled liberty। absolute sense में ये होगा ना कि जो जितना मैक्सिमम नेचुरल राइट्स है, जितना जिस हद तक उसको कर सकता है, और क्योंकि नेचर ने सबको बराबर पैदा नहीं किया तो नेचुरली जब इक्वालिटी की तरफ आएंगे तो वो एक दूसरे की जो राइट्स हैं
वो करेगा अंडरमाइन। हमने लॉ वाले कॉन्टेक्स्ट में, हमने लॉ वाले वॉइस नोट में हमने पढ़ा, इस बात का मैंने आपसे तस्करा भी किया कि लॉज मेन एम इज टू क्रिएट एंड अचीव बैलेंस। तो बैलेंस जो है वो अचीव लॉ के जरिए हो जाएगा। और इक्वालिटी जब अगर एब्सोल्यूट आप लिबर्टी से चलेंगे तो फिर लॉ की एब्सेंस होगी, तो फिर वहाँ पे बैलेंस जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ लेज़र फ्रेड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इज अ क्लियर टेस्टिमनी ऑफ दिस। ग्रेट डिप्रेशन 1929 का आपको सबको थोड़ा सा उसको पढ़ना जरूर चाहिए। उसमें यही हुआ था कि स्टेट ने जो इंटरफेयर करना बंद कर दिया था, तो जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश कर गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जो था कह लीजिए एक फॉल्स बिजनेस की सेंस में चले गए थे। तो वो फेल हो गया, वो मतलब वो एक बबल सा बन गया। बबल जब बर्स्ट हुआ तो सारी इकॉनमी बैठ गई। तो उसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो बहुत दूर तक, अमेरिका की इकॉनमी तो बिल्कुल ही पट्टा बैठ गया था उसका, और पूरी दुनिया को भी, क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे एक अपकमिंग सुपर पावर थी। तो सारी दुनिया की जो इकोनॉमिक्स इन वन वे और दी अदर वो उसके साथ जुड़ी हुई थी। उस जमाने में इंटरेस्टिंगली अमेरिका जो था एक बहुत बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर भी था, और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, ऑयल का एक्सपोर्टर भी था। तो नेचुरली जब वहाँ पे एक डिक्लाइन आया तो फिर पूरी दुनिया को उसको आफ्टर इफेक्ट जो है वो आया। ठीक है जी। फिर उसके बाद जनाब, इक्वालिटी इज इंडिस्पेंसिबल टू लिबर्टी। ठीक है जी। मतलब इक्वालिटी जो है वो लिबर्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है जनाब? मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट गिव राइट्स टू द सिटीजंस एंड इंश्योर देम इक्वालिटी ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, सिविल राइट्स एंड सिविल इक्वालिटी इज थस इंटरकनेक्टेड। ऑल सिटीजंस आर ट्रीटेड इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। ठीक है जी। अगर लॉ ही सबको मतलब इनडिफरेंटली डिफरेंटली ट्रीट करेगी और इक्वालिटी के साथ नहीं उनको ट्रीट करेगी, तो नेचुरली एक इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट होगा। तो लिबर्टी को अचीव करने के लिए, आज़ादी को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हम लीगली उनको सब सिटीजन को इक्वल करें। क्योंकि अगर हम इक्वल नहीं करेंगे और हम समझेंगे कि एक काम है दूसरा, तो फिर लिबर्टी भी उसके हिसाब से डिफर करेगी, और कोई एब्सोल्यूट लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर वो दूसरे की लिबर्टी को अंडरमाइन करेगा। तो सबसे पहला जो कॉन्टेक्स्ट है लिबर्टी को स्टैब्लिश करने का, तो ये है कि सबको इक्वल समझाने का, सबका राइट टू लिबर्टी जो है वो इक्वली माना जाए कि दोनों दोनों दो पार्टीज अगर हैं तो दोनों इक्वली इंटाइटल्ड हैं लिबर्टी के लिए। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी आल्सो इंश्योर्स द प्रिजर्वेशन ऑफ लिबर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जब आप इकोनॉमिक इक्वालिटी कर देते हैं तो फिर उस हर लिहाज से, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ब्रेड एंड बटर है, सिंपल, अगर आप कहें रोजी रोटी है, तो अगर वो उसमें आप इनइक्वालिटी क्रिएट कर देंगे तो फिर अगेन लोगों के वो एक अप एंड डाउन जो है, जो नेचुरल तफावत है उसमें भी एक अननेचुरल जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर importance of economic equality क्या है? In the absence of economic equality, one can not enjoy truly his political and civil rights. Naturally, वो difference जो है वो create होता जाएगा. Lasky observes that even fundamental rights such as right to life are not secure in the absence of economic justice. Naturally, जो ज़्यादा powerful होता जाएगा तो वो दूसरे को भी जो है वो अंडरमाइन करता जाएगा। स्टेट को बैलेंस क्रिएट रखना है। अगर ज़्यादा जो क्या कह लीजिए पॉवर्टी भी आ जाए तो वो भी नुकसानदेह होता है। हमने देखा कि फ्रांस के अंदर जब पॉवर्टी आ गई तो उन्होंने रेवोल्यूशन आ गया, और ज़्यादा अमीर जो है वो भी ज़्यादा अमीर हो जाए तो डिफरेंस जो हो जाए वो भी नुकसानदेह। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं बोथ जो हैं वो एक नेचुरल सा उनमें डिफरेंस होना चाहिए। अननेचुरल जब वो डिफरेंस होता है, जब वो नेचुरल लिमिट से आगे जाता है तो फिर वो नुकसानदेह होता है फॉर द पीपल एंड द स्टेट। ठीक है जी। रेवोल्यूशन नेचुरली पे आता ही आता है। Lastly, the survey study of the cases in which different people were changed for uttering speeches threatening public peace would reveal that the issue involved was not actual threat to public peace. Rather, the government regarded those speeches dangerous to existing class structure based in capitalism. ठीक है जी। नेचुरली क्योंकि एक सिस्टम जो है हमारे वजूद में आ चुका है, यही फर्क है कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म के अंदर। क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो ये बात मानता है कि हम इक्वालिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जबकि कैपिटलिज्म के अंदर इक्वालिटी नहीं है। वहाँ पे वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी सब होल्ड कर रहे हैं, जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, कैपिटल जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल हासिल करना है, इकट्ठा करना है, तो इस वजह से वो जो रेस है वो नुकसानदेह हो जाती है। फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिटीजंस कैन नॉट एंजॉय ट्रू फ्रीडम्स इन अ सोसाइटी वेयर ग्रॉस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट। नेचुरली जब वो फ्रीडम होगा नहीं तो एक ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो वो कंपटीशन जो है ना बेटा वो नहीं वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और फिर वो नेचुरली वो एब्सोल्यूट लिबर्टी की तरफ हम चले जाएंगे। वो जो पावरफुल है वो ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा, कमज़ोर जो है वो ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। तो उन दोनों के दरमियान जो गैप है वो समहाउ मौजूद रहना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसी सोसाइटी जहाँ पे
अपर क्लास हो और लोअर क्लास हो और मिडिल क्लास ना हो तो वो अच्छी सोसाइटी नहीं जानी चाहती। तो एक साइजेबल मिडिल क्लास होना एक अच्छी सोसाइटी की निशानी है, क्योंकि वो जो मिडिल क्लास है असल में वो एंकर होता है किसी भी सोसाइटी का, वो फॉलो करता है, क्योंकि जो सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज होती हैं जो अपर क्लास होती है वो उससे ऊपर होती है, और जो लोअर क्लास होती है वो उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो भूखे नंगे होते हैं बेचारे, उनको तो अपने डे टू डे जिंदगी गुजारने का लाले पड़े होते हैं। तो इस वजह से इकोनॉमिक स्टाटास का होना, डिवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है। लिबर्टी प्रमोट्स इक्वालिटी, इक्वालिटी इज अ वेग नोशन इन आइसोलेशन फ्रॉम लिबर्टी। ठीक है जी, अगर आप आज़ादी से अलहदा कर लें तो इक्वालिटी जो है उधर थोड़ा सा कह लीजिए ग्रे मैटर बन जाता है। द इमर्जेंस ऑफ वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज द फ्रूट ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी। With the introduction of popular representation in modern period, welfare activities of state got expanded। ठीक है जी, जो सर्कल है, क्योंकि उससे पहले वो एब्सोल्यूट थे, मुनाफ की मर्जी और मंशा जो होती थी वो मैटर करती थी, लेकिन वंस द पीपल बिकेम द सेंटर ऑफ पावर तो फिर क्या हुआ कि उसकी वजह से लोगों को जो है वो इनको बेहतर करना शुरू किया गया, उनको एम्पावर करना शुरू किया। तो और पॉलिटिकली तो सब इक्वल हैं, जिस तरह पहले पर बात की जा चुकी है कि अडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आ गया सब कुछ। तो ये राइट टू वोट जो है वो आपको बड़ा पावरफुल करती है। With the introduction of popular representation, modern period welfare state got expanded. It was after the enfranchisement of all classes in Britain in the early 20th century that positive steps could be taken towards the establishment of economic justice। Naturally, उससे पहले तो था, क्योंकि देखिए ना, जैसा मैंने आपको ऊपर भी एक बार हुआ था कि अगर आप उनके पास पॉलिटिकल राइट ही नहीं है, खवातीन के पास, या कोई स्लेव्स हैं, आपको मैटर ही नहीं करता आपको, क्योंकि आपको जो कानून साजी करनी है उनके लिए करनी नहीं है, वो आपकी ऑडियंस ही नहीं है। आपकी ऑडियंस जो है वो मर्द हैं, वो जो एबल्ड फ्री मैन है जो वोट कर सकते हैं, वो आपकी मार्केट है। आपने उनकी क्योंकि वो आपका इलेक्टोरेट है, उनको खुश करने के लिए आपने वोटिंग करनी है। वंस वुमेन बिकम द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड, तो फिर नेचुरली एक इक्वालिटी बिल्ट हो गई, और फिर जो भी कानून साजी की गई, इन दोनों जो है स्लेव्स जो हो गए, पास्ट के स्लेव्स थे और जो खवातीन थी, उनकी इनपुट को भी मद्देनजर रखा गया। फिर जी नेशनल इंडिपेंडेंस हैज़ आल्सो प्लेड अ की रोल इन प्रमोटिंग इक्वालिटी इन अ सोसाइटी। ठीक है जी, इंडिपेंडेंस भी आगे, क्योंकि उससे पहले आप जब सब्जेक्ट थे तो नेचुरली आप उनकी मर्जी से चला करते थे जिनके सब्जेक्ट थे। वंस आप नेशनल इंडिपेंडेंस आ गई तो फिर आपकी नेशनल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने आपके हिसाब से डिसाइड करना था, आपकी एस्पिरेशंस को जो था वो प्रोटेक्ट करना था। colonial people in general remain deprived even of their fundamental rights। मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब एब्रोगिनीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया की नेटिव्स थे, दे वर पार्ट ऑफ द फ्लोरा एंड फॉना। इस हद तक उनके साथ इतना कमीज रवैया रखा गया। रेड इंडियंस के साथ क्या किया गया, इंडियंस के साथ क्या किया गया, तो ये सब इस वजह से उनके कॉलोनियल राइट्स के अंदर, क्योंकि वो नेचुरली वो मकसद ही कॉलोनियलिज्म का कुछ और होता है, एक्सप्लॉयटेशन के लिए आए होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे नुकसान होता है। तो इसलिए लिबर्टी जो है, आज़ादी जो है, वो भी इक्वालिटी की तरफ लेके जाती है कि वंस देयर इज़ लिबर्टी, देयर इज़ इंडिपेंडेंस, देयर इज़ फ्रीडम, तो फिर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं, अपने राइट्स को के लिए स्ट्रगल करते हैं। राइट्स जो हैं समहाउ एक तरह की इक्वालिटी जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज। ठीक है ना जी, राइट्स जो है वो हकूक हैं, सम काइंड ऑफ आपकी जो इंटाइटलमेंट है वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो फिर ना होने से आहिस्ता आहिस्ता फिर, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो ये ग्रोथ है वो मैक्सिमाइजेशन की तरफ है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तो मैक्सिमम पीपल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो इसकी तरफ तरक्की की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से जो लिबर्टी और इक्वालिटी का है रिलेशनशिप, उसमें ये दोनों एक दूसरे को इन वन वे और दी अदर प्रमोट करते हैं। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी अचीव नहीं हो सकती, विदाउट लिबर्टी इक्वालिटी को अचीव करना मुश्किल है।